नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप 2023 में एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका लक्ष्य है कि नहीं सर 2023 के सारे एग्जाम को हमें अटेम्प्ट लेना है और उसे सफलतापूर्वक क्रिएट करना है, तो ये सेशन आपको जरूर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि आपके हर एसएससी एग्जाम में अब कंप्यूटर का एक अच्छा खासा वेटेज बन रहा है और इसीलिए यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करी जाती है स्पेशल क्लास फॉर कंप्यूटर नॉलेज के लिए। ठीक है, आपको मालूम है कि 60 नंबर का वेटेज है हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। और इसी तरह हमारे और भी अपकमिंग एग्जाम सीएचएसएल और जितने भी तमाम एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी इस सब्जेक्ट का एक अब सेक्शन बना हुआ है। तो आपको उसकी तैयारी स्टार्ट से ही करनी होगी, तब जाके आप उस मंजिल को पार पाओगे। तो चलिए, 2023 स्टार्ट हो चुका है और हमें ये उम्मीद है कि 2023 जो है वो हमारा होगा। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये कोशिश रहेगी 2023 हमें सफलता मिले, यानी जो भी एग्जाम दे हैं हम उसे क्रैक जरूर करें। क्रैक कहने का मतलब है कि हम उसे क्वालिफाई करें और हमें इस वर्ष सरकारी नौकरी का जो सपना है वो हमारा पूरा हो। तो इसी जज्बे के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। शिव शंभू, वेरी राधे कृष्ण बेटा। चलिए बात करते हैं कुछ सवालों पे। सारे बच्चे लाइव आ जाइए और जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं वो भी इनविटेशन भेज दो कि भाई आके लाइव जुड़ दो। यहाँ पे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपको बेहतरीन कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस प्रोवाइड किए थे रोजाना 11:30 बजे। टाइम फिक्स कर लो कि 11:30 बजे आपको यहाँ पे मिलना है और अच्छा खासा इन्वायरमेंट आपको हाफ एन आवर में कुछ क्वालिटी चीज दे के आपको यहाँ से मैं भेजूंगा। चलिए बात करते हैं तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है क्या है, देखते हैं इस सवाल पे। व्हाट टाइप ऑफ स्कैनर रीड अ प्रोडक्ट डिटेल। इनमें से बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिटेल क्या है मैं बता देता हूं। इनमें से कौन सा ऐसा स्कैनर है जो किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल पढ़ सकता है। प्रोडक्ट डिटेल कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि हर कोई अगर सामान परचेज करते तो उसके पीछे ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिपिंग करके कुछ लाइनिंग दी रहती है। उसमें होता क्या है, तो बेसिकली उसमें उस प्रोडक्ट का डिटेल होता है कि वो प्रोडक्ट कब बना है, कहां बना है, कौन सी कंपनी ने इसका मतलब ऑल डिटेल इज फीड इन दिस पट्टी। ये पट्टी में सारा डिटेल होता है अबाउट द प्रोडक्ट। तो इस पट्टी को रीड करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आप मॉल वगैरह जाते हैं तो इसको फील भी करते हो, देखते भी हैं। कहीं भी अगर मॉल वगैरह जाते हो, कोई भी आप बिलिंग करवाने के लिए, तो वही वो डिवाइस है जिससे वो प्रोडक्ट को रीड करता है और आपको बोलता है सर आपका इतना बिल हो चुका है, ये इतना एक्सपायरी है या नहीं है, ये सब आपको बताता है। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहला आंसर आया मधु दास का और वो बिल्कुल सही आंसर है। वो हमारा का ओबीआर। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल बार रीडर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। ये भी एक स्कैनर डिवाइस है, ये भी हमारा एक स्कैनर डिवाइस है बच्चों, याद रखिएगा। ओबीआर क्या काम करता है, तो प्रोडक्ट डिटेल को रीड करता है। दूसरा, अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा जो यूनिवर्सल स्कैनर है जो प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली ओबीआर यानी बार कोड रीडर ही होगा, जिसको यूनिवर्सल रीडर भी कहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट को डील करता है। वो सिर्फ मॉल नहीं, आप कहीं भी बुक्स वगैरह में भी लिखा होगा, हर जगह प्रोडक्ट डिटेल जो दिया रहता है या प्रोडक्ट के बारे में, वो हमारा ओबीआर में ही, सॉरी बार कोड में ही दिया रहता है। आपने देखा होगा ऐसे करके लाइनिंग यहाँ पे दी रहती है, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन सारे सवालों को यहाँ पे जवाब दूंगा। अब आते हैं थोड़ा और सबके बारे में। सर ओसीआर क्या होता है, तो बच्चों लिख लेना, ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या इसे रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम याद रखिए सेंसिटिव पेपर को स्कैन करता है, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी पेपर हो गया, जैसे कि हमारा पासपोर्ट वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट को जो वेरीफाई करता है या स्कैन करता है उसे हम लोग ओसीआर कहते हैं। दो चीज हो गया। तीसरा पॉइंट, स्कैनर सबको मालूम है जो आपके घर में लगा हुआ है, यानी जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है बच्चों। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता, उसे स्कैनर कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, अभी एग्जांपल के तौर पे ये पेज है हमारे सामने, ये पेज है हमारे सामने और इस पेज में हम कुछ लिखे हैं और मैं चाह रहा हूं कि ये किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग भेज दें।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर में इसको डालेंगे, ये स्कैन होगा और लैपटॉप में चला जाएगा और किसी को हम मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है हमारा, ये किसका, ये कब हो पाया, ये कब हो पाया, जब हमारे पास स्कैनर है। तो स्कैनर का बेसिकली काम क्या है, ये पेज जो मेरे सामने हार्ड कॉपी के फॉर्म में था, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कौन किया, तो हमारा ये स्कैनर है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया। मैं चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगला बात है सर OMR क्या होता है, थोड़ा OMR के बारे में बताते हैं। OMR यहां लिख देता हूं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है बच्चों। ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर है क्या। तो बेसिकली याद रखिएगा, जो हमारा ऑफलाइन आंसर OMR आंसर सीट आपने देखा होगा, जब पहले एसएससी का जो एग्जाम हुआ करता था ऑफलाइन हुआ करता। अभी भी बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो ऑफलाइन हुआ कर रही है, बहुत सारी। हेलो, हाँ, अभी भी कुछ ऐसी भर्तियां हैं। अब आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आता होगा, एक सेकेंड। चलिए, मैं आपके सवाल को भी लेता हूं, तो थोड़ा सा यहां पे देख सकते हैं, तो वो एमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो OMR आंसर सीट को रीड करता है, ठीक है। अब एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है, सर RPTT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, रियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स होता है। भाई ये इकोनॉमिक्स का है, रियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स होता है, ठीक है। यहां पर हो गया, एक बार लिख लिया ना काफी है, थोड़ा सा गरिमा में रहो, थोड़ा सा गरिमा बना के रखो, समझ रहे हो ना। चलिए अगला बात करते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, यहां पे जितने डिवाइस थे सबके बारे में मैंने चर्चा कर दिया, किसका क्या यूज है। और इसके एक और आपने सुना होगा QR, ठीक है। आजकल QR कोड होता है, बार कोड के साथ साथ QR रीडर भी आ गया है। तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। तो क्विक रिस्पॉन्स होता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, ये हमारा क्विक रिस्पॉन्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है उसका सही क्रम क्या है। कंप्यूटर का जो फंक्शन है उसका सही क्रम क्या है, यानी कि आपको यह मालूम होगा कि कंप्यूटर का 4 फंक्शन होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो इसका सही क्रम क्या है, ये ऑप्शन में देख के आपको बताना है, ठीक है बच्चों। रोजाना 11:30 बजे आप लाइव आया कीजिए, आपको तभी यहां पे फायदा आएगा। अर्चना, मैं वर्ड एक्सेल भी करवाऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए ना, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। राइट आंसर क्या, अगर यहाँ पे एक बच्चे ने, मधु ने सबसे पहले आंसर किया, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। पहले हमारा इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, और फिर हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है। अगर इसी तरह एक क्वेश्चन इसमें और बढ़ा देते हैं, इसमें क्वेश्चन और एक बढ़ा देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा प्रोसेसिंग का सही क्रम क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग का सही क्रम क्या होता है। तो दोस्तों डेटा, ये तो चलो फंक्शन हो गया, अगर डेटा प्रोसेसिंग जैसा शब्द लिखा रहे तो याद रखिएगा ये IPOS तो था ही, इसके पहले हम लोग एक कलेक्टिंग कर देंगे, एक कलेक्ट हो जाएगा, फिर प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा, अगर डेटा प्रोसेसिंग का अगर आपको सीक्वेंस पूछा जाए तो पहले कलेक्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट करेगा, फिर स्टोरेज करेगा, ठीक है। चलिए तो ये याद रखिएगा। प्रोसेस नहीं, ट्रेवल कह सकते हैं, ट्रेवल कह सकते हैं इसको, ट्रेवल, ठीक है, या ट्रांसफर भी कह सकते हैं। कलेक्ट करेगा, ट्रेवल करेगा, इनपुट करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, स्टोरेज। ये तब होगा जब डेटा प्रोसेसिंग का क्रम पूछा जाए। दोनों में फर्क है, समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के फंक्शन का कौन सा सही सीक्वेंस है, तो यही वाला है। अगर डेटा प्रोसेसिंग का कौन सा है, तो कलेक्ट, ट्रेवल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कहीं साइड में लिख लेना, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। एक बच्चे का सवाल आया, सर मैं आपकी क्लास 1 साल से देख रहा हूं, और लेकिन लाइव में आज पहली बार देख रहा हूं। मैंने आपके एग्जाम से CPCT क्लियर किया, बहुत बहुत बधाई हो अगर आपने एग्जाम को क्लियर किया है, ठीक है। हाँ, स्टोरेज लास्ट में होगा, इनपुट, प्रोसेस,
हाँ, आउटपुट स्टोरेज, स्टोरेज लास्ट में होगा। बहुत बहुत बधाई बच्चे, आपने अगर एग्जाम को क्रैक कर लिया तो बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला सवाल क्या है, चलिए उस बच्चे को बधाई, हर बच्चा यहां पे बधाई देगा, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया है, सीपीसीटी वाला एग्जाम। तो सारे बच्चे एक बार उनके कांग्रेट्स कर दीजिए जयंक अग्रवाल को। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि क्लास उन्होंने बस यहां पे लिया और फिर वो क्रैक कर लिया एग्जाम। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्परली स्टोर डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशन। ठीक है, इनमें से, हाँ स्टोरेज लास्ट में ही होगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीपीयू के अंदर टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। टेम्पररी कहने का मतलब है कि अस्थायी रूप में। सीपीयू का निम्न में से कौन सा घटक है, सीपीयू में निम्न में से कौन सा घटक एएलयू संचालन के लिए अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है। सीपीयू के अंदर अगर कोई काम हो रहा है, जैसे एएलयू ऑपरेशन जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन काम करता है, तो उस दौरान जो टेम्पररी डेटा स्टोर होता है वो कहां होता है। तो बच्चों वो राइट आंसर हमारा हो गया रजिस्टर में होता है। थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे आपको ये मालूम है कि सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती है, एक एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है, तीसरा एमयू होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया। तो बच्चों याद रखिएगा, एमयू के फॉर्म में यहां पे इस्तेमाल होता है रजिस्टर, एमयू के फॉर्म में यहां पे इस्तेमाल होता है रजिस्टर। ठीक है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीन अलग अलग हमारा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कंप्यूटर को हम बोले हैं कि भाई मेरे 2+2 ऐसे जोड़ के दिखाओ, तो ये जोड़ने घटाने का काम एएलयू करेगा। ठीक है, और ये जोड़ घटाव जब होगा उस दौरान टेम्पररी जाके कहीं थोड़ा देर के लिए वो स्टोरेज कहीं जाके रुकता है, कहीं जाके ठहरता है, कहीं जाके स्टोर होता है, तो वो होगा रजिस्टर में। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन टेम्परली स्टोर कहां होता है, तो वो मेरा होता है रजिस्टर में। पहला, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने जोड़ने का काम दिया, मैंने इसको भी जोड़ने का काम दिया, मैंने और भी बहुत सारा काम दिया, तो कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा, यह निर्णय लेना, यानी कि कंट्रोल करना, यानी कंट्रोल सिग्नल पास करना, यह काम करता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो याद रखिएगा, अगर पूछा रहता है इसमें कि कंट्रोल सिग्नल कौन पास करता है, तो बच्चों मेरा आंसर होता कंट्रोल यूनिट। यहां पे पूछा था कि टेम्पररी डेटा कहां स्टोर होता है, तो वो मेरा होता है रजिस्टर में यानी कि एमयू में। समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे कह दो यस सर समझ में आ गया। इसलिए राइट आंसर इसका होगा रजिस्टर इज द राइट आंसर। ये सवाल भी बनता है कि सीपीयू में कौन सा कंपोनेंट है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा सीपीयू में रजिस्टर ही है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब बढ़े अगले पॉइंट पे, अगले सवाल पे। जन आंदोलन भोपाल, अच्छा जन आंदोलन कर रहा, रहने। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। हाँ, एक सवाल पूछा गया है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65 इज, एक सेकेंड, 65 इसको ऑक्टेल कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। इसको ऐसे लिख दो, 657 एक ऑक्टेल नंबर है। सवाल क्या पूछा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 657 जो एक ऑक्टेल नंबर है, ये किस हेक्साडेसिमल के बराबर होगा? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं 657 के बारे में, तो है क्या, सबसे पहले ये ऑक्टेल है, तो ऑक्टेल से सबसे पहले बाइनरी करेंगे और जो बाइनरी आएगा उसे फिर हम लोग हेक्सा में करेंगे। यही क्रम पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले ये ऑक्टेल का बाइनरी करते हैं। तो आपको मालूम है 3 डिजिट है, तो 3 बार लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। ये तकनीक मैं बता रहा हूं, वो बच्चे जो पहले से मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनको ये पता होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन है जो पहले भी सॉल्व करवा रखे हैं। तो बच्चों ये ऑक्टेल से बाइनरी जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो तरीका ये होता है कि जितना डिजिट है उतना 1 2 4 1 2 4 का हम पेयर बनाते हैं और फिर उसका सम निकालते हैं। कैसे, वो देखिए, ये 7 इसके लिए है, ये 5 इसके लिए है और ये इसके लिए मैंने बनाया। यहां कितना है 7, इसमें किन किन अंकों को जोड़ेंगे कि मेरा 7 आ जाएगा? तो 4 5 6 और 1 7, खत्म कहानी। यहां 5 है, 4 और 1 5 और ये 0। यहां पे 6 है, 4 2 6 और 0, यानी कि इस संख्या ऑक्टल का बाइनरी वैल्यू क्या हो गया? तो ये वाला इसका बाइनरी वैल्यू हो गया। पहला तो यहां तक क्लियर है।
अब दूसरा स्टेप होगा, ये जो बाइनरी मिला है हमको, अब इसका हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट है, डिजिट हमें क्या मिला है, जो भी यहां पे मिला है उसमें 4-4 का पेयर बनाते हैं। कैसे? ये एक 4 का पेयर बनाएंगे और एक ये 4 का पेयर बनाएंगे, और ये नहीं बन रहा है तो एक का ही सही, और शुरू में खुद से 0 जोड़ जोड़ के बना। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, तो बाइनरी से ऑक्टल करने के लिए हम लोग 4-4 का पेयर बनाए। देखते हैं और क्या होता है। पहले पेयर बना लिए और उसके बाद क्या होगा, यहां से 1 2 4 8 करेंगे, 1 2 4 8 करेंगे, 1 2 4 8 करेंगे। ठीक है, ये तब करेंगे जब बाइनरी से हेक्सा हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग बाइनरी से हेक्सा कर रहे हैं। ठीक है, यानी पहले क्या किए, जो ऑक्टल दिया था उसको 1 2 4 करके बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। अब फिर अगला स्टेप कर रहे हैं यहां से यहां, तो यहां से यहां जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 1 2 4 8 1 2 4 8 का पेयर लगा रहे हैं। समझिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब सम करो, ये देखो 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि ये 15 बता रहा है। ये क्या बता रहा है, यहां 0 वाला हटा दो, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जा रहा है, यानी कि ये मेरा 10 बता रहा है, और यहां पे सारा 0 ये खत्म हो जाएगा, यानी यहां पेयर में हमारा 1 बता रहा है। यानी आंसर मेरा क्या आ रहा है, 1 10 और 15 आ रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि 10 को ए लिखा जाता है और 15 को एफ लिखा जाता है। ए को 10 लिखा जाता है और 15 को एफ लिखा, इसलिए आंसर हमारा होगा ए एफ होगा, 1AF होगा। तो 1AF कहीं नहीं है, नहीं है तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, मैं दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमें पूछा था 657 एक ऑक्टेल नंबर है, उसका हम लोग को हेक्साडेसिमल क्या होगा, यानी कि मेरा क्वेश्चन था यहां से यहां जाना था। तो पहले हम क्या किए, पहला स्टेप हुआ कि ऑक्टेल से बाइनरी कन्वर्ट किए, पहला स्टेप ये हो गया। कैसे किए, तो आपको मालूम है, पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि जब भी ऑक्टेल से बाइनरी पूछा जाए, जितना भी डिजिट रहेगा उतना बार 1 2 4 1 2 4 1 2 4 का पेयर बनाएंगे, और उसके बाद हम उन अंकों के नीचे 1 लिखेंगे जो इस अंक को लाने में आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि यहां पे 7 लाना था, तो 7 लाने के लिए 4 5 6 तीनों की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए तीनों के नीचे 1 1 लिखे। 5 लाना था तो 5 के लिए क्या पड़ेगा, तो 4 और 1 5, तो ये दोनों की ही सिर्फ आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने ये दोनों के नीचे 1 1 लिखा था और 2 के नीचे 0। अगला क्या था, 6, तो 4 और 2 6 ये आ रहा था, इसलिए मैंने इसके नीचे 1 1 लिखा और बाकी के नीचे 0 लिखा। यहां तक मामला सेट हो गया। अब अगला स्टेप जो था वो था बाइनरी से ऑक्टेल करना। तो बाइनरी से ऑक्टेल करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो 4-4 का पेयर बनाते हैं। तो मैंने 4-4 का पेयर बना दिया और फिर 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 किया, और फिर वही सम का काम किया। और आपको ये पहले भी मैंने बताया है दोस्तों कि ए का मतलब 10 का मतलब ए होता है, 15 का मतलब एफ होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1AF हो गया। समझ में आया? थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी यहां पे आपको, क्योंकि बिना गणित का मजा नहीं आएगा, क्योंकि CGL जैसे एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। अगर बड़ा ख्वाब है तो बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने पड़ेंगे, छोटे छोटे चीजों पे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सवालों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो समझ में आ गया दोस्तों? एक बार मुझे बच्चे कह दे ये सब समझ में आ गया है। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आंख देख मतलब क्वेश्चन से ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 1 2 बार प्रैक्टिस तो पहले करो। मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ये आपको आंख से ऑप्शन बन जाएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, वो भी जब हम लोग सामने बैठेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे आंख से कैसे बनेगा, क्योंकि यूट्यूब है तो यहां पे भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों बस यही समझ लीजिए, ऐसे स्टैंडर्ड लेवल का भी क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यू आर थिंकिंग अबाउट CGL। ठीक है, आप CGL के बारे में सोच रहे हो, उसको मिनी IAS कहा जाता है। तो आप अपने दिमाग में यह बैठा लो कि क्या हम उस बड़े टास्क के लिए तैयार हैं। आप आगे चल के अगर होम मिनिस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हैं, आप वित्त विभाग में काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको उस लेवल पे जाके काम करना है। यानी सिंपल सा बात है, एक IAS जो क्या कर रहा है, वो एक डिसीजन ले रहा है कि नहीं ऐसा काम होना चाहिए। अब ग्राउंड लेवल पे वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अब उसने बता दिया कि ठीक है, डिसीजन ले लिया भाई कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए। अब वो इंस्ट्रक्शन आपके पास आ गया और आपकी जिम्मेदारी वहां बनती है कि वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कैसा होगा, ये आपका काम होगा।
ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा सा सोच रखना पड़ेगा, तभी सीजीएल जैसा एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी दायरे को बढ़ाओ, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो फिक्स है भाई। जिसने बड़ा सपना देखा उसका सपना ही पूरा हुआ, सपना ही छोटा क्यों रखे हम, ठीक है। और सपना बड़ा सिर्फ कहने से नहीं होता है कि सर मैंने तो आईएएस के बारे में सोच लिया है। आईएएस जो सोचता है उसको उतना मेहनत भी करना पड़ता है। तो क्या आपकी मेहनत उस लेवल तक है? तो अपनी मेहनत का भी स्टैटिक्स को बढ़ाते रहिए, ठीक है। मेहनत का स्टैटिक्स को हमेशा बढ़ाते रहिए, ये मेरा हमेशा कहना है। तो अगर प्रोसेस सही हमारा चलता रहेगा तो एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होगा। कि मैं बार बार कहता हूं कि दूसरे प्लेनेट से लोग आके एग्जाम क्रैक नहीं करते, इसी धरती के बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं। तो बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहिए, और तब तक लगे रहिए जब तक उसको आप तोड़ ना दीजिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि हर सब्जेक्ट किसी का इक्वल नहीं होता है। आपको जो पार्ट टफ, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन बनाओ ना भाई, खुद से क्रिएट करके बनाओ। आज दिन भर में इसी को सीख लो। अगर एक दिन में ये भी सीख लिए तो दैट मींस एक पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया। इसी तरह और भी सब्जेक्ट में आपके मैथ्स के कोई टॉपिक फंसते हैं, आपके जीएस के कोई टॉपिक फंसते हैं, तो उस टॉपिक को इतना बार पढ़ो कि जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस मानसिकता के साथ पढ़ोगे तो एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑफ द इंटरनेट वेयर चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन आ गया यहां पे, थोड़ा सा बच्चों को मैं बता दूं। बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं जो ये समझ में आ रहा है कि नंबर को अल्फाबेट कैसे कर दिए। थोड़ा सा इसके लिए आपको एक चीज समझना होगा, मैं आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देता हूं, क्योंकि शायद आप बाद में जुड़े हैं। जो बच्चे पहले जुड़े हैं उनको ये चीजें मालूम रही होगी। मैं आपको बता दूं कि बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर किसे कहते हैं, अगर थोड़ा सा समझिएगा तो वो नंबर जो 0 से F तक के अंकों का उपयोग करता है उसे हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। 0 से F कहने का मतलब है 0 से F कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। इसीलिए अब ये ऐसा नहीं कि अपने से हम लिख दिए, हम अपने से लिखे ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका क्यों होता है, A का मतलब 10, B का मतलब 11, ये सब एक्सप्लेन किए। तो काइंडली वो बच्चे जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने समझाया है कि क्यों A का मतलब 10 होता है और B का मतलब 11 होता है, ठीक है। चलिए तरुण, आपके सवालों का जवाब मैंने शायद आपको दे दिया। चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है थोड़ा देखते हैं। क्या है सवाल? Which of the following is an informational space on the internet where document and other resources are stored? हमारे डिफेंस वाले चैनल पे एनडीए की क्लास चलती है, जाके ज्वाइन कर लो। डिफेंस वाले चैनल पे भी चलती है बच्चा। तरुण, डिफेंस वाले चैनल पे हमारे एनडीए की क्लासेस चलती है, वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी एनडीए की क्लासेस चलती है। हमारा जो अड्डा 24/7 का ऐप है उस पर भी क्लासेस चलती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने राइट कहा। यहां पे आंसर हमारा क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा राइट आंसर। समझते हैं चीज कहना क्या चाह रहा था। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट पे एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट को अगर जाके आप लोग देखते हैं बच्चों तो आपको दिखता है www.adda247.com, ऐसे करके आपको चीजें वहां पे दिखती हैं, ठीक है। तो www जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिसको टीम बर्नर ली ने डेवलप किया है, www वो ये बताता है कि पर्टिकुलर ये वेबसाइट इंटरनेट का पार्ट है। ये www वर्ल्ड वाइड वेब ये बताता है कि पर्टिकुलर ये वेबसाइट इंटरनेट का पार्ट है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो वो www के बारे में यही कहा गया, जैसे पूछा गया था इनमें से कौन सा ऐसा स्पेस है जो इंटरनेट में स्टोर रहता है, दैट मींस ये यहां पे स्टोर है। तो ये कौन है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक थोड़ा सा और लिख लो, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा था, दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा था, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो दुनिया का पहला ब्राउजर अगर आपको याद होगा तो हम लोग बोलते हैं www ही दुनिया का पहला ब्राउजर ही था, ठीक है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन था, पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा पहला ग्राफिकल ब्राउजर हमारा मोज़ाइक था। कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी लिख लीजिए, कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी लिख लो। मोज़ाइक था दुनिया का पहला ग्राफिकल ब्राउजर, और हमारा नॉर्मल ब्राउजर की बात करें तो www पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ाइक, मोज़ाइक जैसे मोजिला हम लोग कहते हैं ना उसी तरह मोज़ाइक। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर ग्रुप ऑफ 8। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूनिकोड जो एक इनकोडिंग मेथड है उसमें कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इट्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करता हूं यहां पे इनकोडिंग कहने का मतलब क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। इनकोडिंग कहने का मतलब है अगर कोई मैसेज हम लोग व्हाट्सएप में हाई लिखते हैं तो वो अगर मान लीजिए ए नाम का लड़का बी नाम के लड़के को हाई मैसेज किया है तो हाई वन कुछ भी कोड में ये डिकोड होता है पहले। ठीक है, और उसके पास यही कोडिंग पहुंचता है, फिर वो उसको डिकोड करता है। यानी कोई भी मैसेज को इनकोड किया जाता है और रिसीवर एंड पहले डिकोड किया जाता है। तो ये इनकोड करना और डिकोड करना किसी मेथड के माध्यम से होता है, और उन्हीं मेथडों में से एक मेथड है यूनिकोड मेथड। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यूनिकोड मेथड है वो कितने बीट का कैरेक्टर बनाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 8 बीट का। 8 बीट का याद रखिएगा। यूनिकोड होता है जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा UTF-8, UTF-16, UTF-32, ऐसा आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, कोई भी वेबसाइट में ऐसा लिखा रहता है बच्चों। तो UTF-8, UTF-16, UTF-32 ऐसा लिखा होता है। दैट मींस ये 8 कैरेक्टर में काम करेगा, ये 16 में करेगा, ये 32 में काम करेगा। लेकिन नॉर्मल तौर पे कोई भी यूनिकोड है सबसे बेसिक मामला में वो हमारा 8 बीट पे ही काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया यूनिकोड कितना, तो 8 बीट में। ये क्लियर है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कुछ और याद रख लीजिए, जैसे ASCII कोड आपने नाम सुना होगा जिसपे हमारा कीबोर्ड बना हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। या तो ये 7 बीट में काम करता है या तो हमारा ये 8 बीट में काम करता है। इसी तरह EBCD कोड, EBCDIC, EBCD कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये 8 बीट पे काम करता है। इसी तरह BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बीट पे काम करता है बच्चों, ये 4 बीट पे काम करता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बीट पे काम करता है। तो ये सब क्या है, तो यही कन्वर्जन करने के मेथड है, कोई तरीका है, कोई रूल है। ठीक है, तो इसी रूल का एक मापदंड है। जैसे बोला यह गया है कि ASCII हमेशा 7 बीट में ही लिखा जाएगा, ASCII हमेशा 7 बीट में ही लिखा जाएगा, EBCD 8 बीट में ही लिखा जाएगा, ये BCD 4 बीट में लिखा जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया का कोई भी अगर हमारे भारत में कोई भी मोबाइल नंबर है तो वो 10 डिजिट का है, तो वही एक मानक है ये। अगर हम कहते हैं कि पिन कोड कहीं का होता है 6 डिजिट का होता है, ये मानक है। आधार नंबर है वो 12 अंकों का है, तो ये मानक है। तो उसी तरह ये सबका मानक है और सबका स्टैंडर्ड ये इस तरह सेट किया होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा और इसके फुल फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों हो गई है समय समाप्त, समय की सीमा समाप्त हो चुकी है। मेरे अगले क्लास का टाइम हो चुका, मैं तो क्वेश्चन और लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम लोग आज कल करेंगे। कल फिर 11:30 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। बस मिलकर मेहनत करेंगे, आपके साइड से एफर्ट लगेगा और मेरे साइड से भी एफर्ट लगेगा और मंजिल हमें जरूर मिलेगी। ठीक है, तरुण आपको एनडीए की क्लास लेनी है, आप चले जाओ अड्डा 24/7 के ऐप पे चले जाओ और वहां पे आप डिफेंस कैटेगरी में जाके एनडीए का क्लास ज्वाइन कर लो। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं आपके मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यानी एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे अड्डा के वेबसाइट पे, ऐप पे एक आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है एसएससी महापैक। एसएससी महापैक इसलिए है क्योंकि यहां पे अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटी, जीडी, सीपीओ ये सबकी क्लासेस एक छत के नीचे आपको मिल जाती है। और सिर्फ क्लासेस नहीं मिलता है, अगर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ सब कोर्स जैसे कि क्रैश कोर्स आता है, जैसे कि हमारा टेस्ट सीरीज आता है, जैसे कि हमारा मॉक टेस्ट आता है, ये सारी चीजें आपको एसएससी महापैक में मिल जाता है। तो अगर आपका सपना है कि 2023 में एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो गाइस तैयारी
अभी से शुरुआत करने पड़ेगी, क्योंकि साल का शुरुआत हो चुका है। अगर अभी हम नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैलेंडर भी आपका आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका कैलेंडर आ चुका है, आपको यह पहले से मालूम है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो अगर अभी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो चीजें पीछे रह जाएगी। आपके पास पूरा शेड्यूल पड़ा हुआ है कि किस डेट को कौन सा एग्जाम होना है बच्चों। अगर वो शेड्यूल आपके पास पड़ा है तो क्यों ना आप तैयारी स्टार्ट करें। आप पहले तैयारी स्टार्ट कीजिए। एग्जाम तो एक दिन का खेल है, लेकिन एक दिन से पहले आपको कितनी प्रिपरेशन करने पड़ेगी यह आपको अंदाजा नहीं है। तो पहले वाला काम कर लो, हम इतना प्रिपेयर होके जाएं एग्जाम में कि फर्स्ट एग्जाम ही क्रैक कर लें। किसी भी एग्जाम को हम ट्रायल के माध्यम से नहीं देखेंगे, हर एग्जाम को हम कि यही एग्जाम हमको क्रैक करना है, इस एटीट्यूड के माध्यम से एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि महापैक के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये एसएससी वर्टिकल्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी इसके अंदर कोर्सेज टेस्ट सीरीज वगैरह आएंगे, जितने भी हमारे सारे फैकल्टीज हैं, वो सबकी क्लासेस आपको इसी के अंदर मिल जाती है। और ज्वाइन करने के लिए आप यहां पे एक अच्छा सा यहां पे कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे Y706, इससे आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 78% तक। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं एसएससी महापैक में। दूसरी जानकारी है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए, वो बच्चे जो सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम दे चुके हैं और टीयर 2 के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक बैच हमारा चल रहा है एसएससी सीजीएल टीयर 2, जिसमें मेरी भी क्लासेस 12 से 1 चलती है। अब यहां से मैं जाऊंगा वही क्लास लेने के लिए। तो वो जो सिर्फ टीयर 2 को फोकस करना चाहते हैं वो यहां पे इनरोल कर लें और उनको भी यही कूपन कोड लगाना है। मैं एक बात बताता हूं, जिनके पास महापैक है उनको यहां एडिशनल आपको इनरोल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पे वो चीजें मिल जाएगी। जिसके पास महापैक का इनरोलमेंट है उसको एडिशनली इसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वाला कोर्स भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा महापैक। एक ऐसा छत जिसके अंदर हर तरह की कोर्सेज टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, दैट्स व्हाई नाउन एज ए महापैक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं 25 का पेपर कैसा। यूट्यूब पर रही है सर? यूट्यूब पे हूं बेटा, यूट्यूब पे मैं रोजाना 11:30 से 12 तो रहता हूं, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे तो रेगुलर दे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन यहां पे जिसमें मैं टॉपिक एक्सप्लेन करना है, यहां पे कुछ ऐसा माध्यम है कि हम आपसे इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन कमियों को हम लोग वहां पे दूर करते हैं बच्चों। तो काइंडली अगर सीरियस है कि नहीं 2023 आपको करना है तो काइंडली यहां पे इनरोल करके चीजों की शुरुआत तो कर दें, कम से कम इतना तो जरूर करें, फिर कारवा बनता जाएगा और हमारे साथ ऐसे हम लोग मिलकर काम करते रहेंगे, सफलता तो मिलेगी बच्चों। ठीक है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साल की शुरुआत करेंगे। चलिए तो सेशन को यहीं अंत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी और साथ ही साथ आपको आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके क्या क्या क्वेरीज हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले सेशंस में उन सारे क्वेरीज, उन सारे प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर पाऊं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।